नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दायित्वों पर बवार, खर्चों पर सवाल, आज इसी पर करेंगे चर्चा। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बढ़ता कर्ज और इस बढ़ते कर्ज के बीच नेताओं की आई मौत। जी हां, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। दरअसल धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के बाद दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराए की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80,000 रुपए का भुगतान होगा। इतना ही नहीं, सरकारी आवास या फिर कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय से आवासीय भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए प्रतिमाह, सरकारी दफ्तर है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000 रुपए प्रतिमाह और आवास भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह होगा। मोबाइल फोन पर हर महीने एक मुश्त 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15,000 रुपए प्रतिमाह पर एक व्यक्तिगत सहायक और 12,000 रुपए प्रतिमाह में एक चतुश्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे। इतना ही नहीं, रेल से यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ और वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। एक महीने में 2 बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने बीते दिनों जारी की गई सूचियों में 21 दायित्वधारी बनाए थे, जिन्हें विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए गए, जिन पर धामी सरकार इस बार ज्यादा बजट खर्च करने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की ओर से दायित्वधारियों पर हो रही मेहरबानी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और उस पर भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही। राज्य के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपए का कर्जा है और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही। फिर भी सरकार दायित्वधारियों पर दोनों हाथों से धन लुटा रही, जो कि गलत है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सीमित आय के संसाधन वाले राज्य में दायित्वधारियों पर इतनी मेहरबानी जायज है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में दायित्वधारियों की मौज आ गई है। धामी सरकार के एक फैसले ने दायित्वधारियों की चांदी कर दी। दरअसल धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के बाद दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराए की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80,000 रुपए का भुगतान होगा। इतना ही नहीं, सरकारी आवास या फिर कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय से आवासीय भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए प्रतिमाह, सरकारी दफ्तर है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10,000 प्रतिमाह और आवास भत्ता अधिकतम 15,000 रुपए। मोबाइल फोन का हर महीने एक मुश्त 2,000 रुपए प्रतिमाह, सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15,000 रुपए प्रतिमाह पर एक व्यक्तिगत सहायक और 12,000 रुपए प्रतिमाह में एक चतुश्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे। इतना ही नहीं, रेल से यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ और वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। एक महीने में 2 बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं विपक्ष ने दायित्वधारियों को मिलने वाली इन सभी सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। नहीं, जो शासन ने दायित्वधारी नियुक्त किए हैं और उनको जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही चली आ रही थी। यह कांग्रेस के समय में भी थी। यह जब पिछली सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी थी तब भी ये व्यवस्थाएं थी। सरकार ने उसी को ही लागू किया है। इसमें कहीं भी कुछ नया नहीं है। राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है। इस राज्य में आयोजनागत खर्चे जो हैं वो इतने हैं कि पूरे बजट का बड़ा हिस्सा वो नॉन प्लान में चला जाता है, तनख्वाह में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है। और अब ऊपर से आपने दायित्वधारियों का 2.25 लाख रुपया एक दायित्वधारी पर खर्चा। 80,000 रुपए तो आप प्रतिमाह टैक्सी का देंगे, 45,000 रुपए आप उनको मानदेय देंगे, आप उनको 25,000 रुपए आवासीय व कार्यालय का भत्ता देंगे,
आप 15,000 रुपए का एक व्यक्तिगत सहायक देंगे और 12,000 रुपए का आप उनको चतुर्श्रेणी कर्मचारी देंगे। राज्य में एक दायित्वधारी 2.25 लाख रुपए का यानी कि 8 उपनल कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर एक दायित्वधारी पर खर्चा होगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने बीते दिनों जारी की गई सूचियों में 21 दायित्वधारी बनाए थे, जिन्हें विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए गए, जिन पर धामी सरकार इस बार ज्यादा बजट खर्च करने जा रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार की ओर से दायित्वधारियों पर हो रही मेहरबानी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य पर 80,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा का कर्ज है, उस पर भी भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही है। राज्य के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपए का कर्जा है और प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर भी सरकार दायित्वधारियों पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है, जो कि गलत है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कि आज जो प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज पूरा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन देने के लिए नहीं है और जो हमारे कर्मचारी वो आंदोलनरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्वधारियों के मानदेय बढ़ा रही है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, जिस प्रदेश में इतना बड़ा कर्जा पहले ऑलरेडी चढ़ा हुआ है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए वो उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं। ये बहुत, इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, उनको राज्य की कोई चिंता नहीं है, उनको जो हमारे जो सैनिक हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, जो प्रदेश में क्या योजनाएं लागू होनी है उनकी कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने नेताओं की चिंता है। देखिए, कांग्रेस के तो किसी प्रकार का इस बात पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमको इस बात को न सिखाए। हमारी सरकार पूर्ण मितव्ययिता के साथ काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। समय के अनुसार हर चीज़ों की समीक्षाएं की जाती हैं और मान लीजिए किसी का वेतन 2000 में सन 2000 में क्या था और आज क्या है, उसकी भी समीक्षा की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर किसी की मानदेय में वृद्धि की गई है, ये कोई गलत नहीं है। क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि इस तरह का कोई भी काम अगर वर्तमान सरकार या कहें भाजपा सरकार करती है तो वो इस प्रदेश के प्रति एक धोखा है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कहती है कि हम ये जो प्रदेश है ये कर्ज के तले डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ दायित्वधारियों के वेतन में या उनके वेतन में वृद्धि करती है। तो ये एक तरीके से धोखा है इस प्रदेश की जनता के प्रति कि जो भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र वाली पार्टी है, जो चार चरित्र लेकर बोलती है। इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, इनका चाल और चरित्र दुनिया को दिखाने का अलग है और वास्तविकता में ये अलग है। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के पास आय के सीमित संसाधन है और राज्य का अधिकांश बजट वेतन, भत्ते और पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। वहीं दायित्वधारियों के लिए बढ़ाए गए वेतन, भत्ते और तमाम सुविधाओं से राज्य पर वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। वही खबर आ रही है कि अभी दायित्वधारियों की और सूची भी सरकार जारी कर सकती है। ऐसे में साफ है कि राज्य में कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं दायित्वधारियों के ऊपर जो मेहरबानी की जा रही है वो विपक्ष को रास नहीं आ रही, लेकिन सत्ता पक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि दायित्वधारियों को जो भी चीजें दी जा रही हैं, जो भी सुविधाएं दी जा रही, वो तो कांग्रेस सरकार में भी होता था। फिर आज कांग्रेस को इतना समस्या क्यों हो रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दायित्वधारियों पर इतनी मेहरबानी क्यों, और वो भी तब जब राज्य बहुत ज्यादा कर्जे में है। यहाँ पर पैदा होने वाला भी जो बच्चा है वो 1 लाख रुपए के कर्जे में, उसके बावजूद भी क्यों ये अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह बेशी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, जितेंद्र जी नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुभाष झा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विपिन खन्ना जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जपेंद्र जी, विपक्ष ने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है कि एक और जहां उत्तराखंड राज्य इतने कर्जे में है, वहां पर दायित्वधारियों पर इतनी मेहरबानी कि उनको वायुयान की सुविधा मिल रही है, उनको 45,000 मानदेय मिल रहा है, मोबाइल का खर्चा अलग मिल रहा है, टैक्सी के लिए 80,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हम अपने विपक्षी साथियों से ये पूछना चाहेंगे कि जब ये सरकार में होते हैं तो ये 200-250 के लगभग राज्य मंत्री बना देते हैं, और ये उत्तराखंड में ही हुआ, कांग्रेस की सरकार के समय में ही हुआ, और तब इन्हें ये उचित लगता है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 20-25 दायित्वधारी बना दिए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनाए, और जब वो दायित्वधारी जो सरकार के सहयोग के लिए, विभागों के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें तो एक 45,000 रुपए का एक मानदेय बहुत कम दिया गया। उससे ज्यादा तो उत्तराखंड के अंदर टीचर की सैलरी है, जो कहीं उनसे ज्यादा, डबल से भी ज्यादा चली जाती है। तो जो हमारा एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक दायरे में रह के और जो उचित साधन उन्हें देने हैं काम के लिए, प्रदेश के विकास में जो उनका समय लगना है, जो उनको दायित्व दिए गए हैं, उसे वो भली भांति उसे जस्टिफाई करें, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष आज यहाँ जी कर्जा है, वो ऐसे इस तरह से, तो अगर हम देखा जाए तो पश्चिमी देशों में दुनिया के अंदर सबसे विकसित राष्ट्र है यूएसए। तो जपेंद्र जी, अभी आप मैं किसी प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उपनल के 8 कर्मचारियों के समान इनका वेतन है। देखिए, उपनल में जो उपनल के पुराने कर्मचारी हैं, तो आप उनका वेतन भी देखिए, और उपनल के माध्यम से जो एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है और जो उस व्यवस्था के तहत जिन कर्मचारियों को काम दिया जाता है, तो जैसे जैसे उनका साल, 2 साल, 3 साल का कार्यकाल बढ़ता है, तो डेफिनेटली उनका मानदेय भी बढ़ाया जाता है। 6th पे कमीशन का लाभ पूरे देश का कर्मचारी ले रहा है, उत्तराखंड का कर्मचारी ले रहा है। हमारे राज्य में भी 6th पे कमीशन के बाद 7th पे कमीशन की मांग हो रही है। तो डेफिनेटली ये एक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से आकलन के बाद हमारा जो विधि विभाग है या हमारा जो इकोनॉमिकल विंग काम करता है, उस पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो जो संविधान ने जितना आपको अधिकार दिया है, तो कोई भी सरकार या कोई भी दायित्वधारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो उसे उसकी हद से बाहर जाकर कभी कुछ नहीं मिलता। तो ये जब कांग्रेस शासित अगर हम राज्यों की बात करें, तो क्या वहां नहीं है? वहां नहीं मानदेय ये दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर तो बहुत सीमित संख्या में दायित्वधारी बनाए गए हैं। चलिए जपेंद्र जी, हम मान लेते हैं कि जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर ये सब हो रहा है, लेकिन धामी जी ने तो कहा था कि हम फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। यहाँ तक कि विधायकों, मंत्रियों को साफ तौर पर कह दिया था कि आप लोग ये जो 4-4 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, हमें इनमें कटौती करनी है। तो भाई हम कह रहे हैं विपक्ष ऐसा करता है, कांग्रेस ऐसा करती है, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि आप भी ऐसा ही करें। अगर आप एक मिसाल पेश कर सकते थे। जब आप, धामी सरकार तो लगातार ये बात कहती आई है कि हम फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे, बना के ये मिसाल ही तो पेश की है। कांग्रेस के जमाने में सैकड़ों, 200-250 की संख्या में दायित्वधारी, और भाजपा की संख्या में उसका 10%, तो ये 10% बना के ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली तो है। चलिए ठीक है, आपकी समझ में ये ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सहमत है जपेंद्र जी की बातों से? देखिए यशी जी, जब भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ और मैं समझता हूं कि बुद्धिजीवी लोग ऐसी बात करते हैं, तो ये बड़ा हास्यास्पद होता है कि वो कहते हैं कि जी कांग्रेस ने भी तो किया और राज्यों में भी तो हो रहा है। वो अमेरिका तक का उदाहरण दे देते हैं। लेकिन जब ये लोग ये बोलते हैं कि जो पहले सरकारें कर चुकी हैं वो अब नहीं होगा, तब ये बात हास्यास्पद लगती है। क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति हम लोग कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, कई डिबेट्स में ये बात हो चुकी है कि उत्तराखंड की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी माली हालत उत्तराखंड की खराब है कि ये लोग डीए देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज तक उठाते हैं। आज आपने सही कहा कि हर व्यक्ति 1 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। और उससे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और बताऊं मैं आपको, आजकल चर्चा केंद्र सरकार की भी चल रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर कर्ज हो चुका है, और प्रति व्यक्ति करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हर व्यक्ति भारत का कर्जदार है। अगर हम दोनों को ले लें साथ में, तो 2.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। और एक परिवार में अगर 4 लोग हैं यशी जी, तो उस परिवार के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता पर और प्रदेश की जनता पर थोपने का काम किया है। क्योंकि जितना कर्जा 70 साल में जो सरकारों ने नहीं लिया, उतना कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 14 इनके 9 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने ले लिया है। आप दायित्वधारियों की बात कर रहे हैं, आप
मेरा मानना तो यह है कि हमारी सरकार पंजाब में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने जो पूर्व विधायक थे जो पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन भी बंद कर दी। उन्होंने कहा एक कार्यकाल में एक पेंशन होनी चाहिए। तो मेरा मानना है जो सांसद, पूर्व सांसद है, चाहे वो एक बार सांसद बना हो या 4 बार सांसद बना हो, चाहे एक बार विधायक बना हो चाहे 4 बार विधायक बना हो, उसको एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश की जनता के साथ क्या करने जा रही है और भारत की सरकार देश की जनता के साथ क्या करने जा रही है, क्योंकि अभी हमारे सामने ज्वलंत जो उदाहरण है वो श्रीलंका का है कि श्रीलंका के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया था कि वहां की जनता को सड़कों पर आना पड़ा और उनके प्रधानमंत्री को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। तो मुझे लगता है भविष्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी को कदम उठाने चाहिए और अपने जो खर्चे हैं उनमें कटौती करनी चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। जितेंद्र सिंह बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जपेन जी से हमने बात की, आप उस वक्त शायद मौजूद नहीं थे, अगर आपने उनको सुना हो तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसा होता है और पिछली सरकारों में भी ऐसा होता रहा। ये एक प्रक्रिया है जो पूरी की जा रही है, फिर विपक्ष अब हाय तौबा क्यों कर रहा? देखिए यशी जी, अगर आपने कांग्रेस के पद चिन्हों पे ही चलना है तो जनता ने आपको क्यों चुना है? आपने जब कांग्रेस का ही जो कांग्रेस ने करा वही आप लोग करोगे तो भाई जनता को क्या जवाब दोगे? आपकी जो कांग्रेस ने करा हम वही करेंगे। जिस राज्य पर हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज हो, किसानों को मुआवजा जिस सरकार से दिया न जा रहा हो, बेरोजगारी लगातार दिन के दिन बढ़ती जा रही हो, महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो, और उस राज्य पे आप दायित्वधारियों का बोझ, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दायित्वधारियों को लुटाने का काम कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए सरासर गलत है। भाजपा को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि हम जितने आज 2 लाख रुपए के लगभग एक दायित्वधारी पर सरकार का खर्चा आ रहा है, उतने में 10 लोग बेरोजगार लोगों को आप रोजगार देने का काम कर सकते थे। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक है। जपेन जी सुन रहे हैं आप? अगर आपको कांग्रेस के पद चिन्हों पर ही चलना है तो जनता ने आपको क्यों चुना है? कांग्रेस के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी कब चल रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की राजनीतिक परिपाटी को बदलने का काम किया है। ये 250 लोगों को राज्य मंत्री बनाते थे, हम 20-21 लोगों को बनाते हैं। और दूसरी बात कि आज की अगर महंगाई का समय देख लिया जाए और जिस तरह से पे कमीशन की मांग को लेकर कर्मचारियों की समय समय पर तनख्वाह बढ़ती है, तो उसके अनुपात में तो इन राज्य मंत्रियों को कुछ भी नहीं मिल रहा और काम इनसे भरपूर लिया जाना है सरकार के द्वारा, महकमों के द्वारा। इन्हें प्रदेश के अंदर जो इनका दायित्व है उन दायित्वों के अनुरूप इन लोगों को अपना समय भी देना है, अपना घर भी चलाना है और उसके बावजूद पूरी लगन से और पूरे समय देके इन लोगों को काम भी करना है। ये कोई डमी कोई दायित्वधारी तो है नहीं, क्योंकि इनसे काम लिया जाना है। ये सब काम करने वाले लोग हैं, प्रदेश के चिर परिचित लोग हैं। विभिन्न विभागों की और बाकी कार्यशैली को आगे बढ़ाकर प्रदेश के विकास में सहायक होने वाली ये टीम है जो सरकार के साथ सहायक के रूप में नहीं जपेन जी, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो दोनों हाथों से पैसा लुटाइए ना। फिर इतना ही क्यों, फिर और दीजिए। इतना ही काम करने वाले हैं, इतने ही कामकाजी लोग हैं, तो फिर मंत्रियों को घर पर बैठाइए, इनसे काम करवाइए, दोनों हाथों से पैसा लुटाइए। क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारे राज्य की परिस्थिति ऐसी है कि आज हम इतना पैसा दायित्वधारियों को दे सकते हैं? मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सुभाष जी। हम दायित्वधारियों को अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले मात्र और मात्र 10-15% दे रहे हैं। और यही अगर जो बाकी पूर्ववर्ती सरकारों का आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगी तो आपको नजर आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। सर ये तो मसला ही नहीं है ना हमारा कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस तो जो कांग्रेस ने किया वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे ना। फिर तो आप भी तो कहते हैं कि जनता ने जवाब दे दिया, इसीलिए हम वो नहीं कर रहे हैं ना। हम बहुत एक सीमित संख्या में इनको मानते हैं। आपको 80,000 रुपए टैक्सी के देने सीमित संख्या लगती है सर, हमें नहीं मिलता 10,000 रुपए, आप 80,000 रुपए दे रहे हैं और उसके बाद आप बहुत प्राउडली ये बात कह रहे हैं कि हम कम दे रहे हैं।
अगर आपको 10,000 रुपए से कम मिल रहा होता तो यशी जी आप इतना तन्मयता से डिबेट न कर रही होती। नहीं जपेन जी देखिए, हम ये भी तो जानते हैं कंसर्न कि ही नहीं है। आप लोग चैनलों की जान है, आप लोग चैनलों को आप लोग मीडिया का स्तंभ है, तो ये तो देखिए एक बेकार की बात होगी। नहीं देखिए इस जपेन बहस में हम जाएंगे जी तो देखिए कुछ भी उसमें हासिल नहीं होगा। मैं यहाँ पर मैं व्यक्तिगत एक एंकर के तौर पर ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक आम जनता के तौर पर ये बात कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए ना कि किसको टैक्सी का 80,000 रुपए दिया जाता है। एक नॉर्मल बात एंकर की है ही नहीं आप एंकर्स पे क्यों आ रहे हैं? नहीं एंकर का यहाँ पर मैं का मतलब होता है जनता। यहाँ पर मैं अपना प्रतिनिधित्व करने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं जनता की बात कर रही हूँ। एक आम जनमानस को, एक नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले व्यक्ति को आप मुझे बताइए ना कि क्या कोई कंपनी 80,000 रुपए किराया देती है टैक्सी का कि नहीं आप टैक्सी में घूम। और वायुयान सेवा वो भी आप दो बार की शायद फ्लाइट का दे रहे हैं। चलिए ठीक है जपेन जी आपका तर्क, चलिए आपका तर्क मैं स्वीकार करूंगी, आगे बात करते हैं। सुभाष जी क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए जपेन जी तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के मुकाबले उसका 10 या 15% कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसका मतलब दोनों हाथों से धन लुटाया दायित्वधारियों पर और करीब 200-250 की संख्या बता रहे हैं जिस तरीके से जपेन जी। अब मुझे बताइए कि क्या हमारे राज्य की आज ये स्थिति है कि हम इतना पैसा दे सकते हैं? यशी जी, सबसे पहली बात की संस्कृत में एक कहावत है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। तो गैस चूल्हा पर जब लोग 350 के सिलेंडर में लोग तमाम मचा रहे थे, आज 1200 रुपए सिलेंडर खरीद रहे हैं। हाँ। और उसपे तर्क ये दिया जा रहा है कि आखिर गैस का चूल्हा चल कैसे रहा है। इसको तर्क को समझ रही हैं? हाँ जी। तो जपेंद्र भाई वैसे ही कह रहे हैं कि 2 साल तक 3 साल तक ये कह रहे हैं कि 3 साल तक भाजपा ने जो बचाया है पैसा किसी को राज्य मंत्री नहीं बना करके, आखिर वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये क्या अन्याय कर रहे हैं? ठीक ही तो कर रहे हैं। और ये कह ही रहे हैं कि ये कम कर रहे हैं, इसलिए कम कर रहे हैं कि आप समझिए इनकी स्थिति को, इनको भी राज्य मंत्री बना दिया होता और अगले लिस्ट में पता नहीं इनके भी नाम हो, तो ये चाहेंगे ना कि उसके खर्चे बढ़ जाए। हमने पहले भी कहा है हम कहीं इस दौड़ में नहीं है, हम इसी तरह इंतजार कर रही हूँ। जपेंद्र भाई की तकलीफ को समझिए। अब आते हैं विषय पर। हाँ जी। मूल बात ये है कि एक राज्य, ये आखिर राज्य सरकार किसकी है? भाजपा की है। जब मोदी जी 9 साल में 50 लाख करोड़ को ऋण से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा सकते हैं मात्र 9 साल में। कांग्रेस ने गुलजमा 70 साल ले ले मोदी जी की भाषा में, भाजपा की भाषा में कि 70 साल की सरकार तो 50 लाख करोड़ ऋण है भारत पर था 2014 से पहले। 2014 के बाद आज 1.5 लाख करोड़ है, उसका नाम ही विकास है। तो उसी प्रकार से जब ऋण करके ही विकास करना है प्रदेश का, तो 2100 राज्य मंत्री बना दो और 2 बार क्यों 10 बार प्रतिदिन वो हेलीकॉप्टर से घूमे, क्यों नहीं घूमना चाहिए? और अगर इस पे रोक लगे तो फिर हमारे जपेंद्र भाई तर्क देंगे कि आखिर लोग घूम कैसे रहे हैं? प्रदेश के पास पैसा है तभी तो घूम रहे हैं, कोई दे रहा है, प्रदेश की इतनी क्रेडिट है तभी तो कोई कर्ज भी दे रहा है। सुभाष जी आपको याद होगा धामी जी ने ये फैसला लिया था जब कि फिजूल खर्ची पर हम रोक। मैं उस पे आता हूँ। ये उस दिन की बात थी, इनकी बातों को आपने पकड़ा नहीं। इन लोगों ने एक कुतर्क गढ़ लिया है कि हम लोग हर बार समीक्षा करते हैं। ये समीक्षा उस दिन की थी जिस समय धामी जी ने कहा था हम खर्चा कम करेंगे। अब नई समीक्षा आई होगी, उस पर इन्होंने तय किया होगा कि नहीं 21 राज्य मंत्री और बहाल करेंगे। तो इनके समीक्षा जो है रोज चलते रहते हैं और नए नए फैसले जब बदलते हैं तो आपको रटी रटाई भाषा में कहा जाएगा कि भाई साहब हमने जो है समीक्षा करी है और समीक्षा में ये सामने आया तो हमने सोचा कि ऐसा फैसला कर लें। अब आप समीक्षा का जवाब देते रहिए कि 1 महीना पहले कौन सी समीक्षा थी और आज ऐसी नई परिस्थिति प्रदेश में क्या आ गई कि इन्होंने खर्च के अपने करने के अंदाज बदल दिए। सीधा गुलजमा बात यह है कि इन्हें जनता के पैसों से कोई लेना देना नहीं। अगर जनता की चिंता इनको होती तो ये स्वयं इन लोगों ने ही प्रमाणित कर दिया है कि 2 साल बगैर राज्य मंत्री रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ताकि राज्य मंत्री बहाल करने की नौबत क्यों आ गई? और अगर आ गई तो ये 2 साल तक बहाल क्यों नहीं किए थे? अगर ये लोग इतने जरूरी लोग थे और ये खर्चे इतने जरूरी थे, सवाल ये बनता है। और जपेंद्र भाई इस पे कोई जवाब नहीं देंगे, मैं जानता हूँ उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है जपेंद्र जी। नहीं जवाब है हमारे पास।
आप सिर्फ सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब है हमारे पास। नहीं, हिम्मत तो पूरा है। जब आपके पास आते हैं तो हम लोग बड़ों बड़ों को झेलते हैं, आपको भी झेलेंगे। क्या बात करते हैं आप? आज आपकी नाराजगी कुछ ज्यादा झलक रही है। कारण क्या है? ठीक है जपेन जी, इस पर हम आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि एक और जहां पर राज्य मंत्री बनाए गए, प्रभारी दायित्वधारी माफ कीजिएगा बनाए गए, और वो दायित्वधारियों को 80,000 रुपए टैक्सी का किराया दिया जाएगा, 40,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, प्लस उनको हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आखिर इतनी मेहरबानी दायित्वधारियों पर क्यों? चर्चा इसी पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दायित्वों पर बवाल, खर्चों पर सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। जपेंद्र जी का सीधे रुख करना चाहेंगे। जपेंद्र जी, देखिए, सुभाष जी ने बड़ी सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की चिंता नहीं है आपको। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता ना होती तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को आवास ना दिए गए होते। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता ना होती तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो पिछले 3 वर्षों तक राशन दिया गया और अगले कुछ वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो ऐसे ना हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस की चिंता ना होती तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री गैस कनेक्शन ना दिए गए होते और आगे इतने ही लोगों को और देने का वायदा ना किया गया होता। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता ना होती तो पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप केंद्र सरकार योजनाएं ना बनाती। अगर भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस की चिंता ना होती तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी पूरी तरह से कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, चाहे वो रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, रोड्स हो, इसके ऊपर आज पिछले 9 वर्षों में जनता खुद मानती है कि पिछले 60 वर्षों में देखिए, बहुत मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत मेहरबानी है ये जनता। सुनिए ना, गारंटी है जपेंद्र जी, बहुत मेहरबानी है ये जनता पर। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि हर व्यक्ति का कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य ऑलरेडी इतना कर्जे में है कि पर व्यक्ति जो पैदा होने वाला है वो भी 1 लाख रुपए के कर्जे के साथ पैदा होने वाला है। तो मुझे बताइए जरा कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, समीक्षा करते हैं, फिर कहते हैं फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। ऑल ऑफ सडन हमें पता चलता है कि आप इस तरीके की मेहरबानियां कर रहे हैं, सुविधाओं से लेस आप दायित्वधारी बना रहे हैं। तो भाई समस्या तो होगी ना फिर। यशी जी, अगर हम इकोनॉमिकल और बजट टेक्निकलिटीज को समझने का प्रयास करें तो आज दुनिया के अंदर कोई बच्चा दुनिया के किसी देश में, पश्चिमी देश में, चाहे वो जन्म ले रहा हो, चाहे हमारे भारत में जन्म ले रहा हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पैदा होते ही जिसके ऊपर कुछ कर्जा ना हो। तो ये एक कर्जा, ये सांकेतिक कर्जा इसे माना जाता है। इसका कोई व्यक्ति के जीवन में कोई इसे चुकाता थोड़े ही ना है। ये सिर्फ ठीक है। तो फिर राजस्थान में जब कर्जा बढ़ता है तो आपको समस्या क्यों होती है? जतेंद्र भाई, मजाक कर रहे हो। कौन नहीं चुकाता है? पब्लिक चुकाती है अपना टैक्स देकर। हमने बहुत गहरी बात कही है। अगर यहाँ कोई अर्थशास्त्री बैठा हो तो आप उससे समझ सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि आप उसकी डेप्थ को देखिए। और ये उसकी डेप्थ पर कभी आप जाने का अगर प्रयत्न करें, आप गूगल खोलिए, गूगल खोल के आप सर्च कीजिए, तो जो हमने कहा है उसे हल्के में मत लीजिए। नहीं जपेंद्र जी, मैं तो ये कह रही हूँ, चलिए मैं आपकी बात को स्वीकार कर रही हूँ। जपेंद्र जी, वेट फॉर अ मिनट, आप इस बात मेरी बात सुनिए, हम स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति कर्जे में होता है। तो क्या आप कर्जा बढ़ाते चले जाएंगे? मुझे ये बताइए ना। तो फिर राजस्थान कर्जा बढ़ रहा है तो क्या समस्या है? फिर बढ़ने दीजिए कर्जा। हर व्यक्ति कर्जा ले लेकर फिर आगे विकास कराते रहिए, जनता से वसूलते रहिए अपने दायित्वधारियों का पैसा। भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में 3रे नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा है। और अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि हम अपने आप को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर चुके होंगे। चलिए, ठीक है। हम देश, शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। शांति प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? दायित्वधारियों में जो इनको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए यशी जी,
इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो किस कदर कर्मचारी विरोधी है, देश विरोधी है और राज्य विरोधी है। देखिए, देश में नौकरी देने से मना करने वाली ये भाजपा ये बताए कि जब आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते तो आप आखिर अपने दायित्वधारियों का पैसा काहे को बढ़ा रहे हो? जब आप कर्मचारियों का शांति DA नहीं प्रसाद दे जी, सकते, देखिए बहुत तो आप अपने महत्वपूर्ण दायित्व- बात आपने उठाई। हम इस पर माफ कीजिएगा, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हम वापस आएंगे, सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां पर आपको बता दें कि है तैयार, हम रैली को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या कुछ कह रहे सुलत है? ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है तो उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है, सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था, किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था।
अगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। और ये नागपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी में तानाशाही नहीं होती और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपनाती है और है तैयार हम। रैली का आयोजन किया गया था जहां पर संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। और बढ़ेंगे डिबेट की ओर। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दायित्वधारियों पर जो खर्चे किए जा रहे हैं या उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। कह रहा था कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्वधारियों के जो है देय भत्ते बढ़ा दिए। ये उस पार्टी ने बढ़ाए हैं जो ये कह रही है कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते, डीए नहीं दे सकते, इसलिए हम जो है कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है और देश से लेकर राज्य कर्ज की गर्त में डूब चुका है। प्रति व्यक्ति यदि देश का देखें तो 1,44,000 प्रति व्यक्ति देश में कर्ज में डूबा है। और अगर राज्य में देखेंगे तो आप इस समय 85 से 90,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज पे चला गया है। इन 23 वर्षों में इस उत्तराखंड की वो दुर्गति हुई है कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। आम जनमानस ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है, क्योंकि आज तक किसी विधायक पे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होती, चाहे फिर वो उद्यान विभाग में भवेचा हो या उनके मंत्री हो, वो बेदाग है। चाहे कोऑपरेटिव में मंत्री पर कोई दाग नहीं है, मगर कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, दरोगा पटवारी से लेकर शिक्षा भर्ती सब जगह घोटाले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नजदीक आते ही दायित्वधारियों के यदि भत्ते बढ़ाती है तो इसका मतलब स्पष्ट संदेश जाता है कि ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है। जो पार्टी कर्मचारियों का डीए ना दे सके, उस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि जब आपके पास पैसा नहीं है, डीए देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप दायित्वधारियों को कैसे वित्तीय सुविधाएं बढ़ा रहे हो। स्पष्ट है, देश जाए भाड़ में, इनके कार्यकर्ता और इनके नेताओं की जेब भरी होनी चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव जीता जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार संघ बनाकर नौजवान अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उत्तराखंड घोटालों की बाढ़ आ गई है, उत्तराखंड में घोटालेबाजों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर अपने विधायकों की पेंशन बढ़ानी हो, तनख्वाह बढ़ानी हो, देय भत्ते बढ़ाने हो तो विधानसभा में एक झटके में पास कर देते हैं। मगर उत्तराखंड का व्यक्ति यदि मूल निवास की बात करे, अपने भू कानून की बात करे, तो ये कमेटी बनाकर जो है ठंडे बस्ते में ऐसे मुद्दों को डालते हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आकंठ बेईमान है, जुमलेबाज है, धोखेबाज है, जन मुद्दों से उत्तराखंड का ध्यान भटकाकर जनता को लूट रही है। अभी इसी डिबेट में एक बात निकल कर आई है कि हमारे कुंवर जपेंद्र भाई ने कहा कि हम जो है 80,000 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो राशन देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अनपढ़ बनाओ, मजबूर बनाओ और इतना लाचार समाज को कर दो कि वो 5 किलो राशन में इनको वोट दे। ये भारतीय जनता पार्टी। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी। जपेन जी, जब आपके पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, डीए देने के लिए नहीं है, तो आप कैसे इन लोगों का मानदेय बढ़ा सकते हैं? सवाल है शांति प्रसाद जी का। कौन से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता उत्तराखंड में? अरे भाई, डीए क्यों नहीं दिया? सुविधाओं का डीए, केंद्र ने 4% डीए,
घोषित कर दिया, आपने अभी तक डीए क्यों नहीं दिया? सुनिए जो सुनिए आपको सुनिए अक्टूबर में कर देना चाहिए था। सुनिए 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 सुनिए, हम आपका जो इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। जो डीए अक्टूबर में दिया जाना था वो नव वर्ष में दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं है। उत्तराखंड ऐसा एक राज्य है जहां कर्मचारियों का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, अरे बताइए, अगर श्वेत किसी पत्र चीज, जारी अरे कितने अरे अरे महीने का शांति पूरा जी, किया शांति आपने? जी, शांति, नौकरियां आपका कितने नाम, दी ये बताइए। आप तो अपने नाम आपके के राज्य बिल्कुल में बेरोजगार विपरीत हैं। संघ क्यों बन गया? आप ये आप बताइए। अपने नाम के बिल्कुल आपने विपरीत कैसे चले विधायकों जाते के हैं? भत्ते बढ़ा दिए, आप ये बताइए। कर्मचारी क्यों नियुक्त नहीं हो रहे और दायित्वधारियों के भत्ते क्यों बढ़ाए? कौन सी उत्तराखंड के अंदर ऐसी खुशहाली आ गई? जब घर कौन से रोजगार विधायकों के देने की कितने बात कर भत्ते रहे बढ़ा वाले, दिए घर में बताइए? बेरोजगार पैदा कर दिया आपने। कोई गाँव में विधायकों का बच्चों की- भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। अरे भाई ये विधायकों को बताइए, आप पूर्ववर्ती व्यवस्था के 4% तहत दिया ही जो अभी तक दिया क्यों जा रहा है नहीं वही दिया? मिल रहा है। कहीं 4% धन का, अभी तक क्यों नहीं दिया भाजपा ने? ये बताइए। अरे आपको कह तो कर्मचारियों दिया का हक क्यों छीन रहे हो? क्यों छीन जनाब रहे हो? कह, आपको बता, सूचना दे तो दी कि आपको नव वर्ष में मिलने जा रहा है। क्यों भाई टेंशन नव ले रहे वर्ष हैं में आप? क्यों नव वर्ष में इतना लेट अब क्यों? इस- जब केंद्र ने घोषणा कर अब दी इस थी। बात के पीछे आप हमसे लड़ने लग जाएंगे क्या? लड़ने अब की बात इतनी सी मैं कह अब रहा इस हूं। बात के पीछे आप हमसे लड़ेंगे? अरे तो क्या ये आप अपने घर से दे रहे हो क्या? ये कर्मचारी का हक है। अरे भाई उसका उनका हक अधिकार है, इतना उन्हें लेट दिया जा रहा है। इतना उनका हक अधिकार है। लेट शांति क्यों? शांति शांति इतना प्रसाद जी, हक लेट शांति। क्यों? उनका अधिकार है, उनका हक है, उन्हें दिया जा रहा है। आप निश्चिंत रहें। उनका चलिए जो ठीक है। कर्मचारियों का विपिन हक खन्ना है, जी, विपिन खन्ना जी वापस आएंगे। शादी प्रसाद जी वेट फॉर अ मिनट। विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जपेन जी की बात उससे सहमत है? विपिन खन्ना जी। जी यशी जी मैं समझ नहीं पाया था। मेरा ये कहना है कि वैसे शांति प्रसाद भट्ट जी को शांति रखनी चाहिए, क्योंकि जपेंद्र भाई ने आश्वासन दे दिया है और आश्वासन भी इन्होंने किसी बेस पे दिया है, क्योंकि राज्य सरकार डीए लेने के लिए कर्जा ले चुकी है। तो कर्जा मिल चुका है तो डीए भी मुझे लगता है 9 वर्ष में मिल जाएगा। अभी आप संतुष्ट है ना कि सरकार देती है? भाई हमें सरकार देना जपेंद्र भाई, जानती हमें है। तो पता है आप कर्जा डीए देने के लिए आप कर्जा ले चुके हैं, ये मैं बात पहले ही कह चुका हूं। अभी आपने एक बात कही कि भाई हम जो दायित्वधारी है उनसे काम लेंगे, राज्य सरकार का काम उनके बिना चल नहीं रहा है। तो झा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है भी कि भाई 2 साल से आप कैसे राज्य चला रहे थे। इतने कुतर्क जो भारतीय जनता पार्टी के जब लोग करते हैं तो इनके कुतर्क सुन के ना बड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये कहते हैं अच्छा ये कुतर्क क्या होता है? अर्थव्यवस्था, तीसरी ये बड़ी तो आप लोगों ने खूब दिखाया दिल्ली की जनता को। दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं की जनता को दिखा कि हम बना रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। जब तीसरी अर्थव्यवस्था देश बनने जा रहा है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, जिनके युवाओं को रोजगार नहीं है। ये कहते हैं फ्री आवास दे रहे हैं। अरे भैया 4 लाख रुपए तो आवास के आप ले रहे हो, और जो परिवार उस आवास में जा रहा है वो 10 लाख रुपए का कर्ज लेकर जा रहा है उस आवास में। अब आप कहते हैं फ्री राशन की बात। अगर इतना कर्ज लेकर वो 5 किलो राशन ले रहा है तो आप उस पर कोई फ्री राशन देख के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं फ्री गैस, तो फ्री गैस का कनेक्शन दे रहे हैं आप, लेकिन उस गैस को लेने के लिए 1200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी आपने कहा अंतिम व्यक्ति का विकास, वो पीआरडी जवान जो मुख्यमंत्री के सामने आ रहा था, वो अंतिम आप हमारे पॉइंट्स के वो ऊपर अंतिम व्यक्ति ही है। अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास ना करें खन्ना जी। ये आप हमारे सच्चाई पॉइंट्स के ऊपर देखिए, इसका भारतीय परिणाम जनता आपको आम आदमी पार्टी में नहीं मिलने वाला। देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कहती ना है वो करती जब है। सवाल का जवाब नहीं भारतीय देते जनता तो पार्टी वो ये की कहते हैं गारंटी कि के विपक्ष ऊपर अपनी राजनीति चमका रहा है। प्रधानमंत्री जी की आप गारंटी सवाल के का जवाब ऊपर दीजिए ना। पूरा देश भरोसा कर रहा आप है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूं आपको। आपके मुख्यमंत्री कह चुके हैं 40 से 45% कमीशन चलता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जो एग्जांपल है वो हमारे सामने है, जो आपका आधा पेमेंट केंद्र सरकार ने वापस ले लिया और आपने केवल बोर्ड और शटर पेंट करके स्मार्ट सिटी को दिखाने का प्रयास किया। ये पोल भी अगली बरसात में खुलने वाली है। तो ये कुतर्कों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो मुझे लगता है इनके कुतर्कों का जवाब हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि सच बात जब हम कहेंगे तो हमारी राजनीति चमकेगी। इनकी अगर हम पैरोकारी करेंगे तो ये कहेंगे हाँ जी ये बढ़िया लोग हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। आज राज्य हो या देश हो,
कर्ज में अखंड गर्दन तक डूबा पड़ा है, उस कर्ज को कैसे चुकाओगे? और मैंने पहले ही कहा, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। जिस दिन जनता बाहर आ गई तो माननीय आपको देश ना छोड़कर भागना पड़ जाए। जिन लोगों को ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विपिन जी वापस आते हैं आपके पास। जितेंद्र सिंह बेस जी का रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? श्रीलंका वाला काम दिल्ली में होने जा रहा है, निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी होने जा रहा है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ठीक है, रुकिएगा विपिन जी। जितेंद्र जी जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए इसी जी, इन लोगों को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। जहां मिनिस्टरों की नहीं सुनी जा रही हो, जिस प्रदेश में बेरोजगारी लगातार दिन प्रतिदिन मुंह फैलाती जा रही हो, और महिलाएं जिस प्रदेश में सुरक्षित न हो, कानून व्यवस्था जिस प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी हो, और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी सुई की, बनाते आप सुई हो, बताते आप सब्बल हो, चूहा मारते हैं बताए हमने हाथी मार दिया। आप छोटे से काम को बहुत बड़ा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, वो प्रदेश की जनता आप लोगों की बात को समझ रही है। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों से किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, आपदा प्रभावितों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर दायित्वधारों की फौज को कह रहे हैं कि हम इनको जो है 10% ही तो है दायित्वधारी। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप इसका मतलब कि और दायित्वधारों की आप फौज इस प्रदेश के अंदर बनाना चाहते हैं? अरे भैया पहले किसानों का पैसा दीजिए। गन्ना किसान लगातार दिन रात धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हो रखा है, लेकिन आप उनकी तो सुनते नहीं है। आपका ध्यान तो कहीं और है। आप चाहते हैं कि हम अपने और नेताओं को हम एडजस्ट करें, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान दीजिए। आपने लिंक कर दी है, जहां नहीं बननी चाहिए थी आपने सड़कें बना दी है। गली मोहल्ले की सड़कें जहां जस की तस कई सालों से पड़ी हुई है, लेकिन आपने जो है वहां सड़कें बनाई जहां सड़कों को बनना नहीं चाहिए था। सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर पुलों की स्थिति खराब है, नहरों की स्थिति खराब है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ थोड़ी है। आपका ध्यान तो यूसीसी की तरफ है, लव जिहाद की तरफ है, लैंड जिहाद की तरफ है। आपको बुनियादी जो जनमानस की वो है। ठीक है, जपेन जी जवाब देंगे। देखिए, अभी बिष्ट जी ने गन्ना किसानों की बात करी, तो शायद ये भूल गए कि कांग्रेस के समय में गन्ना किसानों का 3-3 सीजन का पैसा मिलों पे पड़ा रहता था, उधार पड़ा रहता था। और आज गन्ना किसानों का पैसा मिलों को नया सीजन, नई पेराई सीजन शुरू होने से पहले पिछला भुगतान करना पड़ता है। उसमें नियम कड़े करेंगे। हर तिमाही में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा सीधा गन्ना किसानों के, छोटे किसानों के खातों में बिना बिचौलियों के सीधा किसानों के पास जाता है। तो हमें टीवी पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन आज आकर आप देखें पिछले 7 वर्षों में गन्ना किसानों को जितना सीधा और त्वरित लाभ दिया जा रहा है, बिचौलियों से बचा के छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज तक इस आजाद भारत में गन्ना किसानों को छोड़िए, किसी भी प्रकार के किसान नहीं, तो फिर गन्ना किसान प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं जपेन जी? आपने जब उनको इतना सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद भी गन्ना किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं? तो बाजी आप अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है जपेन जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, तो आप अगर बिना आंकड़ों के हम लोग चर्चा करने बैठ जाएंगे और बिना, ठीक है आप सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते, मत करिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपका राजनीतिक विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अगर हम ये ईमानदारी से देखें कि पिछले इतने लंबे वर्षों में, 60 सालों में किस किस सरकार ने क्या किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी जी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस मानदेय को सही ठहराने के पीछे आपकी क्या मजबूरी है? में उत्तम कार्यकाल में 700 किसान सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में शहीद नहीं हुए जपेंद्र भाई। ये पहली सरकार है।
तो ये भी एक जब ये भेद खुला कि किस तरह से इन आंदोलनों को खड़ा करने में कांग्रेस और कांग्रेस के सहायक दलों ने रात दिन देखिए नहीं, अभी जपेन जी देखिए बहुत अलग कन्वर्सेशन हो जाएगी और इस पर फिर अलग बहस छिड़ जाएगी, वो उस पर नहीं जाना है हमें। हम फिलहाल मानदेय पर बात कर रहे हैं। सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस मसले पर। ठीक है जपेन जी, सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए सर, प्रथम बात यह है कि जहां एक तरफ देश और राज्य दोनों कर्ज में डूबे हुए हैं, वहां मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हमें जो है यहाँ खर्चा कम करना है और खर्चा कम करने की नसीहत देते हैं, और दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री इस तरह की फिजूल खर्ची करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। मुझे लगता है कि भाजपा ने शायद इस पर विचार नहीं किया। जब 2 साल 3 साल बगैर राज्य मंत्री बहाल हुए, सरकार अच्छी चल रही थी, सारे कामकाज भी चल रहे थे, तो फिर इसकी जरूरत क्यों थी? और अगर इसकी जरूरत थी तो फिर इतने लंबे चौड़े खर्चे की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और देखना होगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करती है क्या। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दायित्वधारियों का बंटवारा हो गया और अब उनके मानदेय की उनको सुविधाएं देने की एक अच्छी खासी लिस्ट जारी की गई, जिसमें 40,000 रुपए उनको मानदेय दिया जाएगा, 80,000 रुपए टैक्सी का किराया दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को रास नहीं आ रहा है कि आखिर दोनों हाथों से पैसे क्यों लुटाए जा रहे हैं। जब एक ओर कहा जाता है कि हम फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर की फिजूल खर्ची क्यों की जा रही है। सरकार क्या इस पर पुनर्विचार करती है, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।